हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट कर लिए थे। इंडिपेंडेंट इवेंट तो अगर मैं कहूं कि +1 में ही हम कर चुके थे। फिर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने सीखी थी पहली ही एक्सरसाइज में। उसके बाद हमने बेज थ्योरम भी कर ली थी। अब बेज थ्योरम के बाद यानी कि एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3, तो इसके बाद 13.3 के बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो किस बारे में? उस बारे में डायरेक्ट बात करने से पहले मैं कुछ इवेंट्स या कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि हम अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये तुमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें जितने भी आउटकम्स आते हैं वो सारे कहां दर्ज होते हैं? वो सैंपल स्पेस में जाके दर्ज हम कर देते हैं। तो इसके जो आउटकम आते हैं वो क्योंकि अलग अलग होते हैं सारे, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लो 2 कॉइन्स हमने टॉस किए, तो हमें नहीं पता कि हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। अब ये वैरायटी हो गई, आउटकम्स की वैरायटी हो गई। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्योंकि सेम नहीं है, तो इसलिए इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह देते हैं। और ये सैंपल स्पेस है 2 कॉइन्स की। तो अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहूं, अपने इवेंट को ये रखूं कि मैंने काउंट करना है, नंबर ऑफ हेड्स काउंट करने हैं, तो यहां से देख के अगर हम देखें कि तुम जज कर सकते हो कि नंबर ऑफ हेड्स कितने कितने हो सकते हैं। यहां पर देखो, इस आउटकम में 2 है, फिर इस आउटकम में 1 है, इस आउटकम में भी 1 है और इस आउटकम में 1 भी नहीं है। तो जहां पे हम काउंट करते हैं, किसी खास आउटकम को काउंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास 5 कॉइन्स हो, 5 कॉइन्स में नंबर ऑफ हेड्स काउंट करने हो या नंबर ऑफ टेल्स काउंट करनी हो, तो कितनी कितनी टेल्स हो सकती हैं? हम जानते हैं कि क्या पता 1 पे भी टेल ना आए, क्या पता 1 पे आए, 2, 3, 4 या 5 ही टेल आ जाएं। ये सारे आउटकम जो है हमारे नंबर ऑफ टेल्स के लिए। सैंपल स्पेस तो HHTT में बनेगी, लेकिन ये हम काउंट करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ टेल्स को। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। हमारा अब रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि 52 कार्ड्स में से हमने 4 कार्ड्स निकालने हैं, 4 कार्ड्स ड्रॉन। तो हम काउंट करना चाहते हैं नंबर ऑफ एसेस। तो नंबर ऑफ एसेस यानी इक्के, क्या पता एक भी एक इक्का ना निकले, क्या पता एक इक्का निकले, बाकी 3 क्या हो जाएं, कोई इक्का ना हो, क्या पता 2 इक्के निकले, 3 इक्के निकले, क्या पता चारों ही इक्के आ जाएं। अब तुम कहोगे सर ये तो फिल्मों में होता है, चारों इक्के हीरो निकाल लेता है, लेकिन हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि चारों इक्के 52 कार्ड्स के अंदर ही हैं। तो हम यहां पर अगर सैंपल स्पेस बनाएंगे 4 कार्ड्स की, तो उसमें ऐसे लिखेंगे कि किंग आ गया, क्वीन आ गई, एस आ गया, जैक आ गया, इस तरह के आउटकम लिखेंगे। लेकिन हम क्योंकि देखना क्या चाहते हैं, इवेंट हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्ड्स, तो हमारे आउटकम नंबर होंगे। तो जब भी ऐसा हम कोई एक्सपेरिमेंट पकड़ लेते हैं, अपना इवेंट पकड़ लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ, जिसमें आउटकम नंबर हो और वो नंबर वेरी कर रहे हो, तो इन सभी के लिए हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं, वो होता है
रैंडम वेरिएबल, और उसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है, रैंडम वेरिएबल। क्योंकि अब ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू भी तो अलग अलग है, जरूरी थोड़ा ना कि एक ही है वैल्यू, उसकी 0 ही है, 1 भी हो सकती है इसकी वैल्यू। नंबर ऑफ एसिस को अगर हम यहां पर x बोल दें तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो वैल्यूज क्योंकि चेंज हो रही है तो इस वजह से इस x वेरिएबल को रैंडम कहा जाता है। एक तो वैसे ही वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, और ऊपर से रैंडम है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं है। जैसे आमतौर पे हम x की वैल्यू को देखते हैं 1 के बाद 2 के बाद 3, या फिर -1, -2, -3 रियल लाइन पर, या x एक्सिस y एक्सिस पे। लेकिन यहां पर कोई सीक्वेंस नहीं है, यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है, कभी भी आ सकता है, बार बार एक ही नंबर रिपीट भी हो सकता है। तो इसलिए ये रैंडम है, वेरिएबल तो है ही, साथ में रैंडम भी है। तो रैंडम वेरिएबल हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये इस तरह से समझ लो कि ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आउटकम्स। अब देखो, फंक्शन ऑफ आउटकम्स तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे और वेरिएबल को फंक्शन कह रहे हैं हम। रैंडम वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो ये है, फंक्शन ऑफ आउटकम्स। सैंपल स्पेस से देखकर हम लिखते हैं, जैसे अब यहां पे सैंपल स्पेस हमने देख ली थी, उसी से देख देख के हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिख ली। तो ये फंक्शन है आउटकम्स का, जो कि एक नंबर में हमें आंसर देता है। अब रैंडम वेरिएबल तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। हम जितने भी अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे उन सभी में जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे उससे जुड़ा जो इवेंट होगा उसमें हमने काउंट करना होगा, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ एसेस, नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ क्वींस, नंबर ऑफ बॉल्स। तो रैंडम वेरिएबल तो आई थिंक तुम्हें कुछ हद तक समझ में आ गया है। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन की कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, हम जैसे ही क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमारे पास नया कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज हैं। अब अगर यही 52 कार्ड्स वाला एक्सपेरिमेंट ले लिया जाए तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 एसेस, तो इसका मतलब यह है कि मैं रैंडम वेरिएबल को 0 रखकर प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा। मान लो वो P1 आ गई। इसी तरह अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं 1 एस आए चारों कार्ड्स में से, तो मैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 कंसिडर करूंगा, क्योंकि हम यहां पे नंबर ऑफ एसेस लिख लिया हमने। तो मान लो ये P2 आ गई प्रोबेबिलिटी। फिर रैंडम वेरिएबल हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 एसेस की। देखो, ये तो अब हमें पता ही है कि हम इस तरह से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये कि 4 कार्ड्स निकालने हैं जिसमें से कि 2 एसेस आए, तो किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तुम्हें पता है। तो ये मान लो P3 आ गई, और फिर 3 एसेस के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मान लो ये एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, रैंडम वेरिएबल को 3 फुट किया और ये P4 आ गया, और लास्ट में हमारे 4 एसेस की प्रोबेबिलिटी। तो हम रैंडम वेरिएबल को 4 रख के प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वो P5 कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी तो आएगी। लेकिन एक बात है कि चलो ये मैं अभी जो बताने लगा था बाद में बताऊंगा, पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि हम हर एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के लिए जब प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां फिट कर देते हैं, और ये एक टेबुलर फॉर्म दे देते हैं इसको, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या किया एक बार फिर बता देता हूं। हमने रैंडम वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली और उनको इस तरह से टेबुलर फॉर्म दे दिया, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रोबेबिलिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख ली रैंडम वेरिएबल के ऊपर, कि अगर
रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस तरह से। अब इसकी एक खास बात भी है। इसकी खास बात यह है कि जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज हैं उनको अगर ऐड कर दिया जाए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकाली उनको ऐड करके हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्यों आता है 1? ये तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम देख क्या रहे थे, हम देख रहे थे नंबर ऑफ एसेस 4 कार्ड्स में। तो इसके अलावा तो और कोई केस बनता ही नहीं है। जब इसके अलावा कोई केस नहीं बनता, मतलब x 0 1 2 3 या 4 ही हो सकता है, 5 या -1 तो हो नहीं सकता। जब इसके अलावा कोई केस नहीं बनता तो इसका मतलब जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी बची ही नहीं 4 कार्ड्स के लिए, नंबर ऑफ एसेस के लिए। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और टोटल प्रोबेबिलिटी तुम जानते हो 1 रहती है हमेशा, क्योंकि हमने हर टाइप का केस कैलकुलेट कर लिया। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर तुम 4 कार्ड्स ड्रॉ करोगे 52 कार्ड्स में से, तो इन्हीं में से कोई एक केस बनेगा ना। हमें ये फिक्स कर लिया कि इन्हीं में से एक केस बनेगा। मतलब क्या पता एक भी एस ना आए, क्या पता एक एस आए, क्या पता 2 एसीज आ जाएं, क्या पता 3 एसीज आ जाएं, क्या पता 4 एसीज आ जाएं। इनके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये श्योर इवेंट हो गया अगर मैं इस सारे को लेके चलूं तो। जब श्योर इवेंट हो गया तो कैलकुलेट टोटल करेंगे प्रोबेबिलिटी को, तो 1 आएगा, क्योंकि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, और ये हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है टॉपिक। तो ऐसा करता हूं, मैं ज्यादा और डिटेल में ना जाता हुआ एक्सरसाइज पे चलता हूं। हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, या फिर उससे पहले मैं ऐसा करता हूं, हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में। वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स तुम बुक में तो देख ही सकते हो, मैं वो तुम्हें सॉल्व करवा के समझाता भी हूं साथ में, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेके बढ़े। स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल नंबर 24। सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड के पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं अलग से तुम्हें कराना चाह रहा हूं। सॉल्व्ड है लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो पहले तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझें हम, कि 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं 52 कार्ड्स में से, लेकिन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि हमने एक कार्ड निकाला, फिर उसके साथ का एक कार्ड वापस डाल दिया, फिर शफल किया और फिर निकाला। यानी कि जब भी हमने कार्ड निकाला उस डेक में 52 कार्ड्स कंप्लीट थे। दूसरा कार्ड निकालते वक्त भी सारे के सारे कार्ड मौजूद थे उसमें। तो विद रिप्लेसमेंट ये होता है। तो अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी फाइंड आउट करनी है? नंबर ऑफ एसेस की। तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एसेस 2 कार्ड्स निकालने पर कितनी कितनी हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद रिप्लेसमेंट। अभी इसके बाद मैं विदाउट रिप्लेसमेंट भी करवाऊंगा, उसमें आंसर डिफरेंट आएंगे, और उसका क्या मतलब होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं, और इसमें नंबर ऑफ एसेस कितनी है? नंबर ऑफ एसेस 4 हैं। तो 4 इक्के हैं, हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो इक्के कितनों पर दिखाई दे सकते हैं? वो नंबर काउंट करने के लिए हम जो वेरिएबल x, कैपिटल X रखेंगे उसको रैंडम वेरिएबल कहेंगे हम, और हम यहां पे कहेंगे लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ एसेस। ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। हम यहां पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि
कैपिटल एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, जैसे कि हमने इसको नहीं लिखा कि आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, उसकी जरूरत नहीं है। जिस तरह इसी तरह इसको रैंडम वेरिएबल अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ये है ही रैंडम वेरिएबल। हमने ये लिख दिया कि कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। हमने लिख लिया इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एसिस को काउंट करने के लिए हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स को। तो विच इंप्लाइज कैपिटल एक्स कितना हो सकता है, देखो नंबर ऑफ एसिस कितनी कितनी आ सकती हैं, वही कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी। तो 2 कार्ड्स में क्या पता एक भी एस ना आए, क्या पता एक एस आए दूसरी ना आए, क्या पता दोनों एसिस आ जाएं, हो सकता है, क्योंकि 4 एसिस हैं ऑलरेडी कार्ड्स में, तो उनमें से 0, 1 या 2 से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कार्ड्स ही 2 निकालने हैं हमने, तो दोनों इक्के हो सकते हैं, उससे ऊपर तीसरा तो पत्ता ही नहीं है। तो इस तरह से हमने अपने रैंडम वेरिएबल और रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिनोट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 0 एसिस की प्रोबेबिलिटी निकालें, 1 एस की प्रोबेबिलिटी निकालें और 2 एसिस की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने भी कार्ड निकलें वो एस के बगैर निकलें। अब एसिस 4 हैं और टोटल कार्ड 52 हैं, तो बाकी कितने रह गए 48। तो 0 एस आए, इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, देखो जब पहला पत्ता निकालेंगे हम तो 48/52, इन्हीं 48 पत्तों में से निकलना चाहिए ना हमारा पहला पत्ता, क्योंकि हम एसिस को तो काउंट ही नहीं करना चाहते, हम प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाल रहे हैं, 0 एसिस की। जब दूसरा हमने पत्ता निकाला तब भी उसमें 52 पत्ते थे, तो उसमें भी फिर 48 पत्ते थे, क्योंकि रिप्लेस कर दिया गया है जो नॉन एस पत्ते थे। तो हमने कैलकुलेट किया, ये कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा 144/169। इसको कैंसिल करोगे, 4 से कैंसिल करोगे 12/13, 12/13। फिर कैपिटल एक्स 1 के लिए, यानी कि एक इक्का आए और दूसरा इक्का ना हो। तो मान लो पहला इक्का नहीं था और दूसरा इक्का था, दूसरा पत्ता इक्का आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 4/52, क्योंकि दूसरा पत्ता जब हम निकालने गए तो हम पहला पत्ता उसमें वापस रख चुके थे, तो 52 कार्ड्स ही हो गए। लेकिन यह भी हो सकता है कि पहला पत्ता इक्का आए 4/52 और दूसरा पत्ता 48/52 से निकले, तो इसका मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी, इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, इसे अब कैलकुलेट करोगे तो जैसे 4/13, ये 12/13, तो ये आ गया 24/169। और उसके बाद लास्ट में बोथ एसिस, यानी 4/52 मल्टीप्लाई 4/52, तो ये 1/169 हो जाएगा, 1/13, 1/13। तो हमने जब तीनों रैंडम वेरिएबल के तीनों वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एक्स पी ऑफ एक्स। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 है, 0 है, 1 है, 2 है। 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी निकाली थी 144/169। फिर x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी थी 24/169, और यहां पर आ जाएगा 1/169। और इसको एक बहुत ही सुंदर सा टेबल बना देना स्टूडेंट्स, ताकि जब तुम्हारी आंसर शीट चेक हो तो टीचर को देख के बहुत अच्छा लगे और फुल मार्क्स खुशी खुशी तुम्हें टीचर दे दे। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जैसे 11th क्लास तक तुम सिर्फ एक क्वेश्चन करते थे कि उसमें एक भी इक्का ना आए, बस यहां तक का, अब इसमें समझ लो कि 3 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके ऐसे टेबुलर फॉर्म में लगानी है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा। और जो मैं तुम्हें कह रहा था कि इसको टोटल करके देखो, ये अगर करेक्ट है तो इन सब का टोटल 1 आएगा। देखो नीचे एलसीएम तो 169 है, ऊपर भी अगर टोटल करके 169 बन रहा है तो प्लस करके
1 आ जाएगा। इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, प्लस करो, और अगर 1 आता है तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है, वरना नहीं। तो इसके बाद तुम एग्जाम्पल नंबर 25 देखो, सॉल्व है अब एग्जाम्पल, तो तुम अपने आप कर सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 25 जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे लिए एग्जाम्पल नंबर 29, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें फिलहाल क्योंकि हम 2020-21 ईयर में है, कोरोना ईयर में है, तो कुछ सिलेबस कम भी हो गया है, तो इसमें वो पार्ट नहीं आएगा मीन और वेरिएंस का, सिलेबस में ये नहीं है इस वक्त एग्जाम 21 के लिए। सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 29 में यहां तक का क्वेश्चन आएगा। और उसमें क्या है देखो, मैं बता देता हूं। उसमें सिर्फ इतना फर्क है इस क्वेश्चन से कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता है, इस विद की जगह विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट से यहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट की तो वैल्यू यही रहेगी, यहां विद की जगह विदाउट आ जाएगा। और फिर ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? तब ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि जब हम विदाउट रिप्लेस करते हैं तो इसका मतलब वो दोनों पत्ते जो हैं वो एक पत्ता निकालने के बाद ताश की गड्डी में एक पत्ता कम हो गया, तो उसमें एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई होता है विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 48C2 डिवाइडेड बाय 52C2। जो नॉन एस पत्ते हैं, नॉन एस पत्ते 48 हैं, उसमें से 2 पत्ते निकालना हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, क्योंकि एक भी एस हम नहीं देखना चाहते, और टोटल आउटकम्स इतने हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, तो तुम्हारे पास आएगा 188/221। देखो प्रोबेबिलिटी में फर्क आ गया, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। इसके बाद यहां पर आओगे, एक पत्ता एस आए, यानी कि इसके अलावा अब इससे डिफरेंट हो जाएगा, 48C1, एक तो पत्ता नॉन एस हो और एक एस हो, डिवाइडेड बाय 52C2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और इसका आंसर जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 32/221। ये कैलकुलेट करना तो अब तुम्हें आता ही होगा स्टूडेंट्स। अब मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ये भी सॉल्व करके दिखाऊं, ये तुम्हें बता दिया, एनसीआर का फॉर्मूला 11th क्लास में आ गया था। और इसकी जगह क्या आएगा, 2, यानी कि दोनों पत्ते एसिस में से, 4 एसिस में से ही आए, और 52C2, ये टोटल आउटकम्स। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1/221। तो जब ऐसे प्रोबेबिलिटी टेबल तुम ये वाला बनाओगे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हो जाएगा, और इस तरह से वो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 29 वहीं तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 29 में मीन वेरिएंस निकालने को कहा गया, वो सिलेबस में फिलहाल 2021 के लिए नहीं है, तो हम वो वाले क्वेश्चन अवॉइड कर देंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं अब। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.4 में मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो पहले 3 क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो उसमें पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.4 का। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ टेल्स इन अ टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, थर्ड पार्ट नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। तो 3 पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो हम वो लिख देंगे, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। 2 बार एक कॉइन को टॉस किया, तो हम किसका नंबर देखना चाह रहे हैं, हेड्स का। तो हम ये लिखेंगे, लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। हेड्स कितनी कितनी बार आता है ये कैपिटल एक्स डिनोट करेगा। तो कैपिटल एक्स 0 हो सकता है, अगर एक भी 2 हमारे पास 2 बार हमने टॉस किया, एक बार भी हेड नहीं आया 2 बार में। मान लो एक बार हेड आया, एक बार नहीं आया, और मान लो दोनों बार हेड आ गया।
तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1 या 2 ही हो सकती है। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, यानी कि एक भी हमारे पास हेड ना आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले टॉस पे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे टॉस पे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। उसके बाद एक हेड आए और एक हेड ना आए, तो पहले पे हेड आया और दूसरे पे हेड नहीं आया। अब ऐसे ही हो सकता है कि पहले पे हेड नहीं आया और दूसरे पे हेड आया, यानी 2 केसेस हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। और x इज इक्वल टू 2, दोनों पे हेड आया, 1/2, 1/2, 1/4। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी तैयार है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम टेबल एक बनाएंगे बढ़िया सा। x की वैल्यू 0, 1 या 2 होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना है? देखो 1/4, 1/2, 1/4, और इसको एक बढ़िया सा टेबुलर फॉर्म दे दो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये करेक्ट है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर लो, 1 बनना चाहिए। एलसीएम आ गया 4, तो 1 प्लस इस 2 के ऊपर 1 है, तो 2 प्लस 1 यानी 4/4 यानी कि 1। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी करेक्ट है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ टेल्स इन अ टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स में नंबर ऑफ टेल्स काउंट करनी है। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या है हमारा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन्स को एक बार उछाला गया, तो लेट कैपिटल X डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ टेल्स की बात की है क्वेश्चन में। तो देयरफॉर देखो 3 कॉइन्स को उछाला है, तो 3 कॉइन्स में हो सकता है कि किसी में भी हमारे पास टेल ना आए, क्या पता एक में टेल आए 2 में ना आए, क्या पता 2 में टेल आए 1 में ना आए, क्या पता तीनों में टेल आ जाए। तो देखो अब रैंडम वेरिएबल को सेट करना तो बहुत ही आसान है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं x इक्वल टू 0। तो एक भी टेल ना आए, 3 कॉइन्स हैं, टेल नहीं आया, नहीं आया और नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 ही होती है, और इनके ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी, तो 1/8 हो गया ये। उसके बाद एक टेल आए और 2 में ना आए, तो यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी। लेकिन ऐसा हो सकता है, देखो 3 केसेस हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ये 3 प्रोबेबिलिटीज हैं और तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी इस केस की और इस केस की बराबर ही है, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आ गया 3/8। उसके बाद 2 हमारे पास टेल आ जाएं, इसका कैसे होगा प्रोबेबिलिटी? 1/2, 1/2, 1/2 इंटू 3। क्यों? क्योंकि देखो ये केस कैसा है, हमारे पास एक हेड और 2 टेल आए, तो देखो ये 3 केसेस बन रहे हैं यहां पर भी, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और फिर 1/2, 1/2, 1/2। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इसी तरह बराबर ही है, तो इंटू 3, तो ये भी 3/8। और लास्ट में P ऑफ x इक्वल टू 3, यानी कि ये भी 1/2, 1/2 और 1/2। लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 3 या 2 नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही केस है, तीनों टेल्स। जैसे कि 0 टेल के लिए ये एक ही केस था, 0 टेल के लिए, तो 1/8। तो ये जो मैंने बना दिया है
अब इसको मेरे पास तो नीचे जगह है नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तो तुम लगा ही सकते हो, वो लगा लेना और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और इसी तरह स्टूडेंट्स तुम ये थर्ड पार्ट भी 4 टॉसेस का है, अपने आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन हो तो तुम सैंपल स्पेस बना सकते हो। मान लो 4 टॉसेस में तुमको कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में ही सैंपल स्पेस बना लो, नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। 4 हेड, उसके बाद 1 टेल, और इस तरह से आगे पूरा 16 आउटकम्स डिनोट करके पूरी तरह लिख के एक सैंपल स्पेस बना के उसमें से काउंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही बहुत है। अब मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग जरूर देना, लाइक शेयर जरूर करना, और अगर सारा का सारा सिलेबस करना चाहते हो तो मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो फ्री में कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करो। प्लेलिस्ट में तुमको सारे चैप्टर क्लास वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट अलग अलग बड़े ही आसानी से मिल जाएगी और ट्यूशन से बच जाओगे। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।